तो दोस्तों Q1 की अर्निंग्स पर बेस्ड मैंने काफ़ी सारी कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट निकाली और मैंने आपके लिए एक सेक्टर वाइज स्टॉक लिस्ट निकाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्टर। तो देखो, फाइनेंशियल सेक्टर को बाय करने के काफ़ी सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात तो कि जो सबसे बड़ा है ना, वो ही और ग्रो करेगा। मैं आपको अगले वाली स्लाइड में दिखाऊंगा ये क्यों, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। और आप जो मीडियम और स्मॉल बैंक्स हैं उसे अवॉइड करो, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। और तो और आपने देखा होगा कि जो आरबीआई ने रिसेंटली लिक्विडिटी पैकेजेस निकाले हैं वो बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है? जैसे पहले था कि लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है, बट अब वो आरबीआई की वजह से अवॉइड हो चुका है और बैंक्स के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। और तो और जो मॉरेटोरियम है ये भी अब ख़त्म होने जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बैंक्स में सिर्फ और सिर्फ 9 या 15% तक ही मॉरेटोरियम अवेलेबल करने वाले कस्टमर्स हैं। यानी कि जो बैंक्स हैं अब इन्हें रेगुलर पेमेंट्स मिलना स्टार्ट हो चुकी है कस्टमर से। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बड़ा है वो बड़ा क्यों हो रहा है और जो छोटा है उसे अवॉइड क्यों करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक जो है इसके डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुई हैं 20% ईयर ऑन ईयर, और वहीं एक्सिस बैंक की भी 16% और ICICI बैंक की 21%। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो HDFC बैंक है ये इन सब में से सबसे बड़ा है, ICICI सेकंड नंबर पे आता है, एक्सिस थर्ड नंबर पे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक के सिर्फ और सिर्फ 6% डिपॉजिट है। तो अब आप देख सकते हैं ना कि जो बड़ा है वो बड़ा होता जा रहा है। लोग छोटे बैंक्स में पैसा डालना अवॉइड कर रहे हैं ताकि येस बैंक जैसा कोई सिनेरियो उनके साथ ना हो जाए, ठीक है? और वैसे ही HDFC बैंक के पास डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा थी पहले से, और उस पर 20% ग्रो करना एक काफ़ी अच्छी बात है। वही इंडसइंड बैंक जिसके डिपॉजिट पहले से ही कम थी उस पर 6% तो ना के बराबर ही होता है लगभग, ठीक है? तो इसीलिए आपको छोटे बैंक्स अवॉइड करने चाहिए। और यहाँ पर आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में देख सकते हैं कि मैंने कंपनी के जो सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस हैं वो आपके लिए अरेंज करे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी रिसर्च कंपनीज के द्वारा ही पब्लिश्ड मैंने टारगेट प्राइस दिए हैं। यहाँ पर आपको एक मुथूट फाइनेंस दिख रहा होगा जो कि एक बैंक नहीं है बट फिर भी एक फाइनेंशियल सेक्टर में आता ही है, और इसका रीज़न ये है कि जो गोल्ड प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो कस्टमर्स जितना ज़्यादा गोल्ड जमा कराएंगे उतना ही ज़्यादा मुथूट फाइनेंस के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट भी तो बढ़ता जाएगा, है ना? तो इसे मुथूट फाइनेंस के पास अगर कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तब भी वो उस गोल्ड को बेचकर काफ़ी ज़्यादा रकम अपने पास ला सकते हैं, जिस वजह से जो मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनीज काफ़ी सिक्योर मानी जा रही हैं आजकल, ठीक है? तो सेकंड सेक्टर की हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। तो देखो, वर्क फ्रॉम होम जो है ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। गूगल ने तो जुलाई 2021, हाँ जी 2021 तक कह दिया है कि वर्क फ्रॉम होम ही रखेंगे, और तो और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने कह दिया है कि 2021 से पहले तो हम अपने ऑफिसेज खोलेंगे ही नहीं। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 मेन प्लेयर्स ही रह गए हैं इंडस्ट्री में, जो कि है भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, जो कि आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर। और तो और जो ARPU है यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि एक यूज़र महीने में कितने पैसे खर्च रहा है अपने सिम पर, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एयरटेल का ARPU है ये है ₹157, और वहीं अगर मैं आपको रिलायंस जियो के ARPU की बात करूँ तो ये है ₹140, ठीक है? और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ARPU है ये 200 से 300 रेंज तक आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं। और तो और जो मैंने वर्क फ्रॉम होम की बात करी ना, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉडबैंड कंपनीज भी टेलीकॉम सेक्टर के अंडर ही आ रही हैं ज़्यादातर। तो अगर अब हम टेलीकॉम सेक्टर के टारगेट प्राइस देखें तो आप देख सकते हैं कि भारती एयरटेल का टारगेट प्राइस है ₹715 जो कि CLSA ने दिया है, और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है ₹2250 जो कि मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, और ये सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइसेस हैं, ठीक है? तो फिर बात करते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। तो ऑटो सेक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है ना ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ यानी कि दिल्ली जैसी सिटीज़ में आ रहा है, और जो रूरल सेक्टर है वहाँ पर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जो रूरल एरिया है वहाँ पर डिमांड इंटैक्ट है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में भी ना रूरल सेक्टर से जो मॉरेटोरियम है ये कम हो रहा है काफ़ी, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? और ऑटो सेक्टर में जो 2 व्हीलर हैं वो रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और ट्रैक्टर्स के बारे में भी आपको पता ही होगा, जैसे फार्मिंग होती है, ठीक है? तो हमें देखने को ये मिला कि जो मारुति की सेल्स हैं वो डिप करी 1.1% ईयर ऑन ईयर, यानी कि 2019 के जुलाई में जो सेल्स थी और जुलाई 2020 की जो सेल्स थी उसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1.1% का था। तो जहां कोरोना वायरस की वजह से कह रहे थे कि स्लो डाउन आ जाएगा, वहां 1.1% गिरना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। और तो और जो ट्रैक्टर्स की सेल थी ये तो उल्टा अप गई है ईयर ऑन ईयर 28%, ऐसा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है। और तो और जो प्राइवेट मोबिलिटी है, यानी कि अब कोरोना वायरस की वजह से लोग बसेज में ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं, तो वो व्हीकल्स अपने खरीद सकते हैं, जिस वजह से ये ऑटो सेक्टर के लिए एक अच्छी बात हो सकती है।
तो अब मारुति सुजुकी का टारगेट प्राइस है ₹675, टाटा मोटर्स का 126 और M&M का 695 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की। वैसे तो जो ये सेक्टर है इसने काफ़ी ज़्यादा रैलीज कर ली हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से आप कौन से स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हो। सबसे पहली बात तो जो डॉलर है ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं इनका रेवेन्यू आता ही बाहर की कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका से है। तो अगर डॉलर का प्राइस इंक्रीज होगा तो उन्हें इंडिया में तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। इसीलिए इनका प्रॉफिट भी हमेशा ही इंक्रीज होता रहता है। और तो और जो वर्क फ्रॉम होम है ये भी चल रहा है, जिस वजह से इस कंपनी के जो ऑफिसेज हैं उसको चलाने के पैसे बच रहे हैं और इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि जो वर्क फ्रॉम होम है ये तो 2021 के एंड तक कर दिया गया है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने। और फिर अब जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है ये आता दिख रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो ये एक टेक्निकल कंपनीज के लिए अच्छी बात है क्योंकि इनके पास अब काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। और तो और जो TCS है इसने अपने Q1 के रिजल्ट में ये कहा था कि जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है फॉर IT सेक्टर, और अब जो सेकंड क्वार्टर आएगा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस ने तो हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था अपने प्रॉफिट और मार्जिन से। तो अब मैं आपको यहाँ पर टारगेट प्राइसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लेना क्योंकि मैं हर एक कंपनी के बारे में तो नहीं बोलूँगा, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं FMCG सेक्टर के बारे में। तो देखो FMCG जो सेक्टर है इसके रेवेन्यूज तो काफ़ी अच्छे आए, बट इनका प्रॉफिट मार्जिनली कम आया, और इसका यही रीज़न था कि जो इनकी सप्लाई चेन थी ये डिसरप्ट हो गई थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं ये अभी भी स्टॉक कर रहे हैं फूड, क्योंकि इन्हें डर है कि फिर से एक लॉकडाउन लग सकता है, जिस वजह से FMCG की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। और तो और लोग अब पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान दे रहे हैं, लोग काफ़ी बार अपना हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, और तो और कुक फ्रॉम होम भी चल रहा है जिसमें लोग घर पे ही खाना बनाना प्रेफर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आप FMCG के टारगेट प्राइसेस भी देख सकते हो, और अब यहाँ पर भी वीडियो पॉज कर लेना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।